हेलो निटेरोस, हेलो वाइगैट्स। अच्छा, अरे कोई कमेंट करने लग गया होगा, सर को तो हेलो बोलते नहीं आता, हालो हालो कर रहे हो। ओ गवारो, हालो बोल रहा हूँ मैं जर्मन में। हाँ, जर्मन में हालो मतलब होता है हेलो, वाइगैट्स मतलब हाउ आर यू। अरे है, जर्मन भी आती है मुझे। अरे जर्मन का लेसन ले रहा था, थोड़ा सोचा तुमको भी दिखाई जाए अदाएँ जर्मन की। अच्छा, जर्मन क्यों सीख रहा हूँ? कोई कमेंट कर रहा होगा, अरे जर्मन की तो भी पसंद नहीं आ गई सर को। है, जर्मन की भी है हमारे क्लास में। नहीं नहीं, सीख रहा हूँ मैं, बस ऐसे ही सीख रहा हूँ। कोई अपने दिमाग के तार मत दौड़ाओ कि जर्मनी की पसंद आ गई है। ना 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 ना, है। और इधर ध्यान दो जर्मनी वालों, इधर आओ, इधर देखो मेरी तरफ, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? देख ले थोड़ा सा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या क्या किया था हमने। क्या किया था भैया? देखो, कुछ नहीं किया था हमने, बता दिया था मैंने आपको की नोट्स कैसे करना है, क्या करना है। करंट की बात कर ली थी, चार्ज और करंट में डिफरेंस समझ लिया था, चार्ज का बिहेवियर समझ लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करंट को डिफ़ाइन कर लिया था, एम्पियर यूनिट होती थी, बेस के फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। फिर भरपूर क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है। फिर कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, छोटी सी स्टोरी जानी थी हमने कंडक्टर की, पति पत्नी और वो वाली, ठीक है, बराबर। फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी। क्या निकाली थी, क्या नहीं निकाली थी? हाँ या ना बोल यार भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी ना? बिल्कुल निकाली थी, ठीक है। क्या आई थी फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन? ये आया था। अच्छा, आज करें हम शुरू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। अच्छा, उससे भी पहले कमेंट में बड़ी बहस चल रही थी, करंट क्या क्वांटिटी है। मैंने क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि करंट के पास डायरेक्शन है तो क्या वो वेक्टर है कि स्केलर है? बड़े लोग लिखे हैं वेक्टर है, कोई लिखे स्केलर है। बताओ भाई, वेक्टर है कि स्केलर है? बताओ वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर वालों या वेक्टर वालों तुम जीतते नहीं हो। स्केलर वाले जीते क्या? स्केलर वाले भी नहीं जीते। ना तुम्हारी करंट वेक्टर क्वांटिटी है ना स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है वो? टेंसर क्वांटिटी है। ये क्या आया नया कुछ? टेंसर क्वांटिटी है करंट आपकी। क्या है? टेंसर क्वांटिटी। अभी टेंसर वर्ड का मतलब क्या है देखो। टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती है, बेसिकली करंट के पास डायरेक्शन है, नो डाउट आपके करंट के पास डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो में करंट जाता है आपका। बट थिंग इज, करंट आपका सिर्फ वेक्टर होने के लिए क्या सिर्फ डायरेक्शन होना ज़रूरी है? नहीं। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस होते हैं, पैरेललोग्राम के जो लॉ होते हैं, ट्राइंगल का जो लॉ होता है, ये जो लॉ होते हैं ना एडिशन के, ये फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे मान लो यहाँ से करंट आता है 5 एम्पियर, ठीक है। अब ये करंट यहाँ पे जो एंगल है इस पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है, सीधा ये जाएगा 3 एम्पियर में और 2 एम्पियर में ही। जैसे मान लो, चलो वो तुमको नहीं समझेगा, 3 एम्पियर का आ रहा है, 2 एम्पियर का आ रहा है, तो जाएगा यहाँ पे 5 एम्पियर का ही। यह 60 डिग्री का फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, मान लो 60 डिग्री भी होगा तो। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो क्या ये 60 डिग्री का भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता? हाँ बोल भाई तू, ठीक है। 60 डिग्री का भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ा है क्या? नहीं पड़ा है। इसका ये मतलब है कि करंट के लिए हमें एक ऐसा चाहिए जहाँ पे वेक्टर लॉ तो फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन है इसके पास, डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है टेंसर क्वांटिटीज़। अच्छा, और क्या होती है टेंसर क्वांटिटी, पता है क्या? बताने वाले तो बहुत लोग बता दिए तुमको कि टेंसर क्वांटिटी होती है करंट टेंसर क्वांटिटी। दूसरे से पूछो ऐसी दूसरी क्वांटिटी का नाम बता जो टेंसर है, बता पाएगा वो? नहीं बता पाएगा। लिखो, दूसरी टेंसर होने वाली क्वांटिटी है तुम्हारी स्ट्रेस, होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। उसको भी क्या डायरेक्शन होती है अप्लाई करने वाली, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। आई के बस समझ में? अच्छा, दूसरी बात और, अगर तुमको असर्शन में या क्वेश्चन में ऑप्शन में मिल जाए स्केलर वेक्टर टेंसर, तो टेंसर इज़ द करेक्ट आंसर, टेंसर ही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि तुम्हें टेंसर ऑप्शन में ना मिले, तो तुम क्या करके आओगे? छोड़ के आएंगे। अरे भाई बोरिया बिस्तर बंद करो और छोड़ देंगे। नहीं ना भाई, ऐसा नहीं होता है। कोई बच्चा जिद पे अड़ गया, भाई नहीं है ही नहीं, सर ने टेंसर पढ़ाया था, करना ही नहीं है मुझे टिक, ऐसा मत करना मेरे बाप। क्या करना, बेसिकली ऐसी चीज़ों को
वेक्टर स्केलर अगर ये तुम्हें ऑप्शन में है और टेंसर नहीं है तो स्केलर इज द मोर करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम मोर करेक्ट की तरफ जाएंगे, जिद मत पकड़ लेना वहाँ पे एग्जामिनर के साथ कि मैं मानूंगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे स्केलर क्वांटिटी के साथ। किसके साथ जाएंगे? स्केलर क्वांटिटी के साथ। पहला तो टेंसर, फिर आएगा आपका स्केलर, ठीक है। अब देखो आज का लेक्चर जो हमें पढ़ना है ना, बेसिकली आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही आगे बढ़ाएंगे, करंट के साथ उसका रिलेशन देखेंगे, ठीक है, करंट डेंसिटी के बारे में जानेंगे। बेसिकली यही लेक्चर होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन अल्टीमेट करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं आज। इसके नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स शुरू करेंगे। आज का लेक्चर है ना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा JEE मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब लोग इसको एकदम ध्यान से देखना। नीट वालों बोरिया बिस्तर बांधने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बता रहा हूँ, नीट तुम्हारे साथ थोड़ा अदावे में नहीं खेलता, इतना थोड़ा कंसेप्ट के साथ नहीं खेलता है वो, ठीक है। वो तुम्हारे साथ खोलता है ओम्स लॉ में लगा दो V=I नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम खेलेंगे थोड़ा कंसेप्ट के तार हिलाएंगे आज, थोड़ा हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और जानेंगे, थोड़ा और पकड़ेंगे। तुमको लग रहा होगा यार मैं इतने छोटे से कंसेप्ट को इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ यार, फिजिक्स क्या है यार, सिर्फ V=IR करके नहीं होती है। थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे, हंसी खेलती कंप्लीट करेंगे ना। सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो चिल मार के पढ़ो, बढ़िया निकालो पेन बुक सब निकाल लो, ठीक है। नोट्स बनाते चलो मेरे साथ, और जैसा जैसा बता रहा हूँ करते जाएंगे, आंसर भी निकालेंगे, ठीक। तो हमने क्या फाइनली कल जो हमने पढ़ा था, क्या VD=-EE/m टाउ पढ़ा था, हमने पढ़ा था बिल्कुल। ये VD क्या है, क्या है ये VD? वोल्टेज डिफरेंस, हाँ वोल्टेज डिफरेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये आपकी VD, ठीक है। E क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E, ये M, ये टाउ। टाउ क्या था? आपका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, मुझे आपको एक रिलेशन और बताना है। वो रिलेशन बेसिकली क्या है कि ये तो हो गया, ये हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे ये चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना वोल्टेज बहुत बार आएगा, वोल्टेज वर्ड बहुत बार आता है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बार आएगा, पूरा चैप्टर ही उससे भरा हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के भी टर्म्स में इस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं है, हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में इस्टेब्लिश करते हैं। अब वो कैसे इस्टेब्लिश करो, देखो कि ये क्या है, पाइप नहीं कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेंथ कितनी है L लेंथ है, जू एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और L लेंथ है, ठीक है। तो क्या हमें एक ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ा सर, हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाऊँगा। नहीं पढ़ा तो ये ध्यान रखो, पढ़ा है तो तुम्हें ये पता होगा। dV=-E.dl लिख सकते हैं हम इसको, dV=-E.dl। अब छोटी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, बड़ी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं डेल्टा लिख दूँ सीधा इसको, E इंटू डेल, ये जो बड़ा चेंज L, पूरा टोटल L डेल्टा V, तो V=E/L यार, ये तो सबको पता होता है। E=V/L सबको रटा हुआ होता है ये, ठीक है। नहीं रटा हुआ है तो रट लो, हम पढ़ाएंगे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे ये सब चीज़ें हम, ठीक है। लिख लो V=E/L, E को हम रिप्लेस कर देंगे V/L से, ठीक है। यहाँ पुट करो E को V/L से, V/L लिख लो, तो फाइनल आपका क्या बनता है, ये बनता है। नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। यार नहीं चमक रहा है क्या सर को, फार्मूला रटा रहे क्या? नहीं, फार्मूला नहीं रटा रहा बेटा, ये समझाया था ना मैंने पूरा, ये समझे थे ना हम कैसे करते हैं। इसके बाद बस क्या करना है आपको, V=EL जो होता है ना, इसके यार पीछे डेरिवेशन करके कोई मतलब नहीं है। V=EL का जो रिलेशन है ना, उसको बस यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने। अब ये वेरिएशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं थी मुझे, तुम इतने समझदार हो, E को तुम खुद से पुट कर लेते थे। नहीं, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, इस वजह से मैंने करके दिखाया, ठीक है। आ रही है के बाद इतनी समझ में, कर लो इतना, नोट करो। नेक्स्ट इज़ योर बेसिकली एक और टर्म है, जैसे हमने रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा, उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, मीन पाथ पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म है आपका मोबिलिटी कह के। एक क्या है मोबिलिटी, बेसिकली इसको ऐसा डिफाइन किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ, अबे यार क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है, VD को लिख लो, बस इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बस इतना ध्यान रखो, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। VD क्या था हमारा, अब भी जो VD हमने लिखा है यार, ये वाला लिख लो, E/m इंटू टाउ, और पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E से एक और डिवाइड दे दो, यहाँ पे इंटू 1/e लिख दो यार, तुमको ये नहीं समझेगा। E कट गया, तो फाइनल क्या बचा आपका, E/τ/m, ये आपका क्या आ गया, म्यू के बराबर आ गया। मोबिलिटी क्यों करवा रहा हूँ, तुम बोलो ना कि कभी क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे वो आकाश पाताल में, कभी क्वेश्चन आ गया कि मोबिलिटी क्या है, और तुम मुझे लिखो अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या सर गलत पढ़ा रहे हैं? नहीं, इस वजह से करवा रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं इस पर, ओके। अब आते हैं आज मेन बात पे। अब हम करंट
इलेक्ट्रिक, अरे देखो मत, देखो मत, डरो मत, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये पाइप है, ये बस एक छोटा सा पाइप है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी हमने पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ा, अब दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन, क्या करेंगे, कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें, देखो सबसे पहले तो ये क्या है, पाइप, पाइप नहीं है भाई, कंडक्टर बोलो, थोड़ी अदाएँ दिखाओ, कंडक्टर है ये। ठीक है, कंडक्टर में हमने क्या किया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लिया। ठीक है, ये जो है, ये जो पार्ट है इसको हमने ए मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, ये आई जो आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक छोटा सा पढ़ने के लिए हमने इसका छोटा सा पार्ट हिस्सा एनालाइज करना शुरू करा। होता है ना ऐसा कि बड़ी चीज़ को मत पढ़ो, सीधा पहले छोटी सी चीज़ से समझो क्या है, तो छोटी चीज़, तो हमने छोटी सी चीज़ पकड़ ली। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है dx, इसकी लेंथ क्या है dx। ठीक है, अब इससे हम समझने की कोशिश करेंगे, ये dx पे अपन सारी वार्तालाप करेंगे अब। ठीक है, ये dx के ऊपर। अब देखो क्या होता है, अब मैंने एक और चीज़ अज्यूम करा, अब मैंने उस दिन आपको बात किया कि कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये लेक्चर कोई सीधा जंप करके सेकंड मत देखना, फर्स्ट लेक्चर देखे बगैर सेकंड मत देखना, नहीं समझेगा कुछ भी। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती है। तो हमने क्या बोला, इस पूरे इसमें पूरा इसका वॉल्यूम v था और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो x थे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिखूंगा मैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x थे और टोटल वॉल्यूम v था। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिख दिया मैंने, एक n क्वांटिटी लिख दिया। n क्या है, इट इज़ नथिंग बट स्मॉल n क्या है, इट इज़ नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई, हाँ या ना बोल, करते जा, लिखते जा मेरे साथ। नहीं समझ में आता है पॉज कर, 10 सेकंड पीछे जाके फिर से देख ले। ठीक है, लेकिन टिके रहे मेरे साथ। ठीक है, क्या लिखा हमने, पर यूनिट वॉल्यूम लिख लिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिख लिया हमने, स्मॉल n, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इस dx लेंथ पे कितना होगा, अब इस dx लेंथ पे निकालना है, हमें टोटल पता हो गया, अब इस dx लेंथ पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब यार बता मुझे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x थे, टोटल वॉल्यूम v में। ठीक है, टोटल वॉल्यूम v में x इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मुझे चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस dx वाले वॉल्यूम में। इस dx का वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम, बेसिकली एरिया इंटू लेंथ ही तो वॉल्यूम होती है ना, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया a डॉट dx। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हुआ, इतने से हिस्से का a डॉट dx। यार नहीं समझ में आ रहा है क्या, इतने से हिस्से का वॉल्यूम क्या, देखो बेटा एक बात बता, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, बेसिकली ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ए टोटल लेंथ, यही तो वॉल्यूम है ना, यही तो वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज नहीं हुआ और ये टोटल लेंथ dx। ठीक है, यही चीज़ हमने लिखा। अरे यार अगर 1 रुपये में 10 क्वांटिटी आती है तो कितनी क्वांटिटी 20 रुपये में आएगी, यही तो चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे, यार यूनिटरी मेथड सिंपल सी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, x इंटू ए डॉट डी एक्स अपॉन वी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो x बाई वी को हमने क्या लिखा था, x बाई वी को ही तो हमने क्या n लिखा था, बिल्कुल n लिखा था। तो यार n इंटू ए डॉट डी एक्स ही तो तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी एक्स हो गया। ठीक है, परफेक्ट, n इंटू ए डॉट डी एक्स, इसको ही हमने क्या लिख दिया, कैपिटल N से डिनोट कर दिया। ठीक है, n इंटू ए डॉट डी एक्स, ए डॉट डी एक्स क्या हुआ, ये आपका टोटल वॉल्यूम हुआ, n मतलब क्या हुआ, टोटल आपका पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अब चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई तो कांस्टेंट है आपका। अब इस पोर्शन में, बस इतने से हिस्से में जिसकी हम वार्तालाप कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं dx के बारे में, अगर वहाँ पे हमें चार्ज लिखूँ तो dq लिखूँ। ठीक है, तो dq क्या होगा बेटा आपका n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाले हमने dx में, अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाले हमने dx में, क्या निकाले बोल भाई, n इंटू ए डॉट डी एक्स निकाले हमने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स dx में, और इसको e से मल्टीप्लाई करना, तो dq किसके बराबर आ गया, तो dq किसके बराबर आ गया, n ए डॉट डी एक्स डॉट ई के बराबर। ये e कहाँ से आया, ये e यहाँ से आया। ठीक है, n इंटू ए डॉट डी एक्स डॉट ई। ठीक है, इतना समझ में आया क्या आपको, dq कैसे आया, n इंटू ए डॉट डी एक्स डॉट ई से आया आपका dq।
अब बता मुझे किसके बीच में रिलेशन निकालना था मुझे, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में मुझे रिलेशन निकालना था। तो मेरे भाई तेरे पास चार्ज आ चुका है, अब करंट और चार्ज में तो को रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो क्या है करंट और चार्ज में रिलेशन, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और क्या तूने यहाँ पे डी क्यू निकाल लिया है, बिल्कुल निकाल लिया है। तो डी क्यू को लिख दे तू N इंटू ई इंटू ए डॉट डी एक्स अपॉन डी टी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है मुझे। अब देख तू यहाँ पे ये डी एक्स और डी टी क्या कुछ हमें दिखाता है? देखो भाई डी एक्स और डी टी हमें कुछ दिखाता है, यही है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यार वेलोसिटी कैसे आती थी? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही रिलेशन स्टैब्लिश कर देता है I इक्वल्स टू एन ई ए, ये जो डी एक्स अपॉन डी टी को हमने रिप्लेस करके लिख दिया वी डी। क्या है ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आई इतनी बात समझ में? छाप इसको, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रख इसको, ठीक है। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। यार ये एन ई ए वी डी है ना, इससे एक चीज़ याद आती है, हम जब पढ़ते थे ना एन ई ए वी डी है ना, ऐसा मतलब मुँह पे बैठ गया था एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। जैसे किसी को बोलना है, जैसे तेरे को कुछ भी नाम से बुलाते होंगे, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी एकदम मुँह पे बैठ चुकी थी इक्वेशन, ठीक है। लिखिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कैसे आई, समझ में आया क्या? हमने सबसे पहले क्या किया, dx पे हमने पूरी चर्चा की। किसके ऊपर की? हमने dx के ऊपर हमारी पूरी चर्चा की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n पकड़ा था, तो हमने dx के ऊपर dq चार्ज निकाला। वो dq चार्ज कितना आया था? इसके बराबर आया था। अब हमने करंट को रिप्लेस कर दिया, करंट और चार्ज में हमें रिलेशन पता था I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू को बस हमने वहाँ पे पुट करा तो I निकल के आया हमारे पास एन ई ए वी डी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश हुआ? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करो, यहाँ पे जो ये n है स्मॉल, ये क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये n जो है ना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारा क्वेश्चन इसी के ऊपर गलत होगा, ठीक है। तुम गलत नहीं करके आओ, तुम्हें याद होगा एन ई ए वी डी होता है। तुम ई भी पुट करोगे, ए भी पुट करोगे, ई भी तुम पुट कर लोगे, ए भी पुट कर लोगे, वी डी भी पुट कर लोगे। ये जो n पुट करने में तुम मार खाओगे, ठीक है। तो ये n क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल कंडक्टर का वॉल्यूम, तब ये जाके स्मॉल n आएगा आपको, ठीक है। फॉर्मूला में जो I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी है ना, ये है पर यूनिट वॉल्यूम वाला, ठीक है। नोट कर इसको, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना, मैं नहीं रुकने वाला। नेक्स्ट क्या बताता है हमें? नेक्स्ट है बेसिकली एक और चीज़ मुझे तुम्हें बताना था, बस क्वेश्चन के हिसाब से एक और रिलेशन स्टैब्लिश करके देना था मुझे तुम्हें। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एक मोल में, एक मोल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एक मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो अगर टोटल मास दिया है मुझे, तो क्या मैं उसमें मोल कैलकुलेट कर लूँगा? डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल को कैसे लिख सकते हो? मास इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये तो हो गया था आपका n, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये स्मॉल n आ गया, और यहाँ पे मैंने v से एक डिवाइड दे दिया, v से एक मैंने डिवाइड दे दिया। तो मास इंटू मॉलिकुलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ वी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे चमक रही होगी, एक चीज़ देखो ध्यान में आ रही होगी, ध्यान से देखना। चश्मा निकाल के चश्मा लगा के देख लो, ठीक है। जिसको चश्मा नहीं है वो लगा के देख लो, जिसको चश्मा है वो निकाल के देख लो, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम एक क्वांटिटी बताती है, जो क्वांटिटी होती है तुम्हारे जिस्म में बसी हुई। क्या है वो? मास अपॉन वॉल्यूम को कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इनटू एवोगैड्रोस नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो फाइनल रिलेशन क्या आता है आपका? n इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी Na अपॉन mw। यहाँ पे मास कैसे पुट करोगे तुम? जो m पुट करोगे वो किस में पुट करोगे? ग्राम पर मीटर क्यूब में पुट करोगे, ठीक है। ज़्यादा काम का नहीं है, एक क्वेश्चन करवाना है मुझे, इसके लिए मैं पुट करवा रहा हूँ तुमको ये सब चीज़ें, ओके परफेक्ट। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की बाढ़ लाएंगे आज, पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे तुम भी बोलोगे सर और कराओ, ठीक। यार देख एक बात समझना, आज हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, तुम ध्यान देना, ये मैं पोर्शन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको काफ़ी जगह पे तुम्हारे टीचर्स हवा में उड़ा रहे होंगे, एक लेक्चर में ख़त्म कर रहे होंगे या पढ़ा भी नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बहुत अच्छा रीज़न है इसके पीछे। यार नीट तुम्हें क्रैक करना है फाइनली, ठीक है, चलो वेल एंड गुड यार, लेकिन
कोई भी चीज़ को ऐसे मत पढ़ो कि तुम्हें कभी लाइफ में पता ही ना चले तुमने पढ़ा क्या और निकाला क्या, ठीक है। कहाँ एग्ज़ाम निकाल के आ गई और 100 मार्क भी नहीं आ रहे, 125 मार्क भी नहीं आ रहे। एग्ज़ाम निकालना तो साला अटैम्प्ट भी ऐसा करो कि ओलंपियाड अटैम्प्ट करेंगे, मेंस अटैम्प्ट। मैंने मेरे समय नीट की प्रिपरेशन ज़रूर किया था, लेकिन वो ओलंपियाड था जिसमें मेरा इंटरनेशनल रैंक 19 था, जिस वजह से आज मैं स्टैनफोर्ड में हूँ, जिस वजह से मेरा सब कुछ है बेसिकली। सो हार्ड एग्ज़ाम की तरफ प्रिपेयर करो, इजी एग्ज़ाम यूँ निकल जाएगा तुम्हारे, इजी एग्ज़ाम एक चुटकियों में निकल जाएगा, ठीक है। तो हार्ड का प्रिपरेशन करो यार, इजी के लिए क्या ही प्रिपेयर करना है, इसके लिए दो उसको कि मज़ा आएगा उसको देने में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस करो यार, बढ़िया से करो, चिल होके करो। नहीं समझ में आता है ना कोई क्वेश्चन, इसमें नहीं भी समझ में आता, डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या है, सीख रहे हैं। मुझसे भी नहीं होते थे ये क्वेश्चंस, ठीक है, मैं भी सीखा और करा, तुम भी सीखो और करो। कोई तुमसे आगे नहीं निकलने वाला है यहाँ पे बेसिकली। कोई आके सर को आंसर नहीं दे देगा और सर आगे नहीं बढ़ जाएंगे। तुम अपने पेस में सॉल्व करो, अपने पेस में समझो, थोड़ा रिवर्स जाके फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। आ रही है इतनी बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, मेरी सुंदर सी हैंडराइटिंग में पढ़ देता हूँ मैं तुमको। देयर आर 0.8 × 10 की पावर 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था जिसमें वो दिख 8t² रहा था तुमको, वो था 3t²। सबने 8t² के बेसिस पे आंसर निकाला है। तो मैं जो बोलता हूँ ना उसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो भाई, मेरी हैंडराइटिंग मुझे समझ में आती है, ठीक है। मैंने यार उससे एक चीज़ मुझे समझ में है, ठीक है। चल तुम लोग को दिख रहा है 8t² होगा, तुम लोग सुनते नहीं हो क्या कुछ भी? थोड़ा ध्यान से सुनो लेक्चर को। 3t² बोला हूँ मैंने वहाँ पे परफेक्टली, ठीक है। देयर आर 0.8 × 10 की पावर 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ध्यान देना, पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, मतलब तुम्हें n दे चुका है, कैपिटल N नहीं स्मॉल n दे चुका है। इन कॉपर वायर, इफ 0.2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन कॉपर वायर, देन फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, n दे चुका है, ठीक है, करंट दे चुका है तुम्हें तुम्हें एरिया दे चुका है। क्या बचा है तुम्हारे को, क्या निकालना है बेसिकली? यू हैव टू फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला पता है हमें? देखो अप्रोच ऐसे ही करा करो, क्या गिवन क्वांटिटीज़ है, क्या फाइंड करना है, और वो फाइंड करने के लिए मेरे पास गिवन क्वांटिटीज़ दी है क्या। फाइंड मुझे वी करना है, I = मुझे फॉर्मूला पता है NEAVD, ठीक है। एक अच्छा एक बात और पापा की परियो, एक बात ध्यान देना। मैंने एक लड़की का नोट्स देखा था बेसिकली, वो क्या करती है, सारे वेरिएशन लिख के रख देती है। जैसे मैं I = NEAVD लिखा हूँ, तो वो क्या करेगी, VD का भी एक अलग से फॉर्मूला साइड में लिख देती है। I = NEA ऐसे भी लिख देगी। फिर A का भी एक फार्मूला लिख देगी, E का भी एक फार्मूला लिख देगी। नहीं, हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करना। एक ही फार्मूला याद रखना, उससे ही डिराइव करना, मत अपनी क्या बोलते हो अदाएँ दिखाओ यहाँ पर। एक ही फार्मूला ध्यान रखो, ठीक। NEAVD। अब मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 0.2 एम्पियर दिया है मुझे, करंट 0.2 एम्पियर। मुझे क्या n दिया हुआ है 0.8 × 10 की पावर 23, ठीक है। क्या मुझे E पता है? बिल्कुल पता है, 1.6 × 10 की पावर -19। क्या मुझे एरिया दिया हुआ है? क्या दिया है मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे सेंटीमीटर। अच्छा, क्यों हम सेंटीमीटर स्क्वायर से डरेंगे नहीं यहाँ पे? क्योंकि मुझे जो n दिया हुआ है वो भी पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। जो मुझे n दिया हुआ है ना, वो भी मुझे पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। तो मेरा जो आंसर आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा बेसिकली, ठीक है। कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर लो, या लास्ट में कन्वर्ट करना चाहो तो लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। एरिया पुट कर लो 0.01, ठीक है, और यहाँ से VD निकालना है। करो VD के लिए सॉल्व। अच्छा हाँ, कल एक क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। बड़ा कमेंट कर रहे हो तुम, सर कैलकुलेशन मिस्टेक, सर कैलकुलेशन मिस्टेक। भाई कैलकुलेशन करने के दिन तेरे हैं। मैं थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ता हूँ ना, मेरे पास कैलकुलेटर होता है, एक सुपर कंप्यूटर होता है, सब कुछ होता है हमारे पास। मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कैलकुलेशन की। और यार मेरी बात अलग है, मैं ना पर्पसली भी मिस्टेक कर देता हूँ कभी कभी, जिससे तुम कमेंट करोगे सर को नहीं आता, ठीक है। पर्पसली था मेरा वो मिस्टेक, समझा करो, पर्पसली है वो, ठीक है। करो उसको सॉल्व। फाइनल आंसर तुम्हारा आना चाहिए बेसिकली 1.5 × 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड में आनी चाहिए तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। पुट बस यार सिंपल सा क्या वैल्यू पुट करना है, कमेंट में लिखो तुम्हारा आंसर क्या है, ठीक है। अलग आया तो अलग लिखो, मेरा गलत भी हो सकता है, ठीक है। तुम अपना भी सही लिखो, तुम्हारे हिसाब से किसी का भला हो जाए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन करो। द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 10 मीटर लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज 2 × 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्या दिया है, n दे चुका है तुम्हें। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज दिस,
ठीक है, करंट ये है, कैलकुलेट टाइम बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसने, हमें फॉर्मूला पता है I इक्वल्स टू NEAVD। इसने क्या पूछा, बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना पूछ के तुमको पूछ लिया कितना टाइम लगेगा ये 10 मीटर क्रॉस करने में, एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए 10 मीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो कुछ मत करो, ये जो VD है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, यहाँ पे x/t पुट कर दो और x को यहाँ पे 10 मीटर पुट कर देना और टाइम निकाल लो यहाँ से। तो टाइम कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे पुट कर लो सिंपल सा। क्या है तुम्हारा करंट कितना दिया हुआ है, 1.6 एम्पियर दिया हुआ है। n तुम्हें दिया हुआ है 2 × 10⁻28। E तुम्हें पता है 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, एरिया तुम्हें दिया हुआ है 0.5 × 10⁻−6। ठीक है, x तुम्हें पता है 10 मीटर और टाइम तुम्हें निकालना है। t के लिए सॉल्व करो। ठीक है, कमेंट करो अपना आंसर, फटाफट बताओ कितना आ रहा है t के लिए तुम्हारा। t कितना आ रहा है फटाफट बताओ, कमेंट करो। ठीक है, फाइनल t तुम्हारा आना चाहिए, पॉज करके करो, मेरे आंसर लिखने से पहले तुम्हारा कमेंट होना चाहिए। ठीक है, नहीं कमेंट करते हो तुम लोग तो मैं तब की तब तुमको ऐसा समझो तुम्हारी फिजिक्स बर्बाद है। जाओ, दे दिया तुम्हें श्राप। तुम कमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारी फिजिक्स बर्बाद है। ठीक है, कमेंट करो जाके, तुम्हें मेरी कसम, जाओ कमेंट करो। तो सर क्या जा रहा है हमारा, आप मर जाओ, हमें क्या, नहीं नहीं नहीं, पढ़ाएगा कौन। ठीक है, फाइनल आंसर आना चाहिए टाइम इक्वल्स टू 10⁴ सेकेंड। ठीक है, देख लेना, कैलकुलेट करो, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर 20 mm ऑफ कॉपर वायर आर अबाउट दिस एंड दिस। ठीक है, पर 20 mm कॉपर वायर में तुम्हें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इतने हैं। देखना यहाँ पे गेम है एक, n पूरा नहीं दिया, तुम्हें बता दिया 20 mm वायर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन इतना दे चुका है, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिया, यहाँ पकड़ गए तुम। ठीक है, एंड एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। अब तुम्हें क्या करना है, एवरेज स्पीड दे चुकी है, मतलब तुम्हें बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे चुकी है और वो भी mm/s में दी है। अब तुम्हें करंट निकालना है फ्लोइंग थ्रू द वायर। कैसे निकालोगे, क्या है, वही फॉर्मूला है I इक्वल्स टू NEAVD। तुम्हें बस क्या करना है, यहाँ पे ये n को सोचना है, n क्या पुट करूँ मैं, बताओ n कैसे पुट करूँगा, करो। बहुत तुमको लग रहा होगा तुमको एरिया नहीं दी, मैं एरिया में क्या पुट करूँ, तुम एक बार करके देखो, तुमको समझ में आ जाएगा एरिया में क्या लगता है तुमको। ठीक है, करके देखो, मैं तुमको हिंट देता हूँ। ये n को तुम n इंटू वॉल्यूम लिखो, इंटू a इंटू VD। अच्छा, ये v से v कट गया, ओ भाई ये v से v नहीं कटता है। ठीक है, फिर क्या करो, n को एरिया इंटू लेंथ लिख दो, इंटू e इंटू एरिया इंटू VD कर दो। अब ये एरिया से एरिया कट गया। अब तुम्हें n भी पता है और l भी पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पता है और लेंथ भी पता है। अब बस तुम इसको पुट करके कैलकुलेट करो। फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। इसका फाइनल आंसर सॉल्व करके मुझे डिस्कशन ग्रुप में फ़ोटो चाहिए इसकी। ठीक है, तब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सो सॉल्व करो, फोटो निकाल के डिस्कशन ग्रुप पे डालो। ठीक है, बड़े आगे करो उसको सॉल्व। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट I इज पास थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ठीक है, करंट I है, लेंथ L दी हुई है। इफ़ S इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कैलकुलेट टोटल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, बेसिकली बस तुम्हें क्या दिया, एक स्पेसिफिक चार्ज S दिया। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, नहीं पता, समझ लो। स्पेसिफिक चार्ज कुछ भी नहीं होता है, चार्ज अपॉन मास की जो क्वांटिटी होती है ना, उसको एक नया टर्म दे दिया जाता है, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, चार्ज अपॉन मास इज नथिंग बट स्पेसिफिक चार्ज। बाकी तुम्हें सब आता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है टोटल मोमेंटम पूछा है, टोटल मोमेंटम पूछा है तुम्हें। तो टोटल मोमेंटम अगर निकालना है तो पूरी क्वांटिटी का मोमेंटम, तो उसको तुम्हें कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है तुम्हें, अच्छा एक बात ध्यान दो, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें तुम्हें दिया हुआ है कि I है, L है, S है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ट्राई करना होता है कि जो हमारा फाइनल आंसर हो ना, इन गिवन क्वांटिटीज़ में ही आए। कुछ हम एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ ना लेके आए, कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट्स ना लेके आए। जो कांस्टेंट्स है, जैसे E एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट आए चलता है, लेकिन ऐसे कांस्टेंट्स ना आए जो हम हमें मन से ईजाद कर रहे हैं। ठीक है, जैसे VD ना आए, VD वगैरह नहीं आना चाहिए ये सब, तो हम ट्राई करेंगे उन सबको रिप्लेस करें हम। ठीक है, उसके बाद बताओ करंट दिया हुआ है हमें, तो ये क्या हम वेलोसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं करंट के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें I इक्वल्स टू NEAVD जो हमारा आबाद फॉर्मूला है ये हमें पता है। तो यहाँ पे हम VD को रिप्लेस कर देंगे। VD को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, M इंटू I अपॉन
NEA इंटू एन। अब देखो तुम्हें पता है ये एन और ये एन का कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है ये और एन का? ये एन को, जो स्मॉल एन को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन इंटू वी। यही तो होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई इंटू ए इंटू एन। ये एन से एन कट गया, ये जो वी है वॉल्यूम वाला ये ऊपर आ जाएगा। तो मास इंटू आई इंटू आपका वॉल्यूम का वी इंटू ई ए। अब ये वॉल्यूम के वी को हम क्या लिख सकते हैं? अब लेंथ दी हुई है हमें, लेंथ हमें दी हुई है, तो क्या हम इसको एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं? हाँ या ना बोल भाई, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या? अरे सोते हुए जग जाओ, मोनोटोनस हो रहा है, जगो जगो जगो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम फिर इसी चीज़ को, मोमेंटम को हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू करंट इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू ई इंटू। अरे यार नहीं कराऊँ क्या क्वेश्चन? तुम बोल नहीं रहे हो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। क्या मैं इसको वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ? एरिया से एरिया कट गया, क्या बचा फाइनली? MIL। क्या मुझे M दिया हुआ है, क्या स्पेसिफिक चार्ज होता है M, ठीक है। I पता है, L पता है, E पता है। क्या मैं I को, मोमेंटम मुझे पता है, मोमेंटम की क्या आ रही है फाइनल क्वांटिटी मेरे पास? देखो इसको लिख लो, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या आ रही है मेरे पास? M इंटू आई इंटू एल, M इंटू आई इंटू एल अपॉन ई। ये आ रहा है मेरे पास मोमेंटम। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक चीज़ पता है, अभी मैंने आपको बताया स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन एम। ये स्पेसिफिक चार्ज होता है। एक इसका चार्ज क्या होगा फिर? ई होगा, एक इसका चार्ज। तो ई बाय एम मतलब बेसिकली ई बाय एम क्या हो गया? एस। तो पी इक्वल्स टू ये 1/s इंटू आई इंटू एल। तो क्या हो सकता है? आई इंटू एल बाय एस। यही तो होगा आपका मोमेंटम। आ गया? अरे कैसे किया मैंने? m बाई ई बाई एम क्या आ रहा है मेरे पास? स्पेसिफिक चार्ज दिया है मुझे, तो मुझे m बाई ई को क्या लिख दिया मैंने? 1/s इंटू आई इंटू एल। देखो फिर से देखो क्या किया मैंने, बेसिकली मुझे सब कुछ गिवन था, मैंने क्या किया? मोमेंटम लिखा। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब ये हो गया एक इसका मोमेंटम, मुझे पूरे सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है, टोटल मोमेंटम पूछा था, तो मैंने कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। फिर मैंने क्या किया? आई और वी में रिलेशन स्टैब्लिश किया, यहाँ पुट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? मुझे अब रिप्लेस करना था। अब मैं सारे गेम जो कर रहा हूँ ना रिप्लेस कर रहा हूँ जिससे मेरा फाइनल आंसर ऑप्शन के साथ मैच हो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? ये स्मॉल एन को कैपिटल एन के फॉर्मेट में लिखा, वॉल्यूम को ऊपर भेजा, ऊपर गए हुए वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखा, एरिया काट दिया, ठीक है। एक बार अपने हिसाब से ये क्वेश्चन को शांति से फिर से सॉल्व करो, ठीक है। फिर से सॉल्व करके फिर से मुझे फोटो निकाल के भेजो तुम लोग। फिर से डिस्कशन ग्रुप पे चेक किया जाएगा ये आया है कि नहीं आया है। कॉपी करके करो या मन से करो, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। आई के बाद इतनी समझ में आई है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, An insulating pipe of cross section area A contains electrolyte which has two types of ions. They are -E and +2E, ठीक है। दो आयंस है, -E और +2E। एक इंसुलेटिंग पाइप है क्रॉस सेक्शन एरिया A का। When potential difference applied across the ends of the pipe, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद की कंडीशन है ये, एक -2E एक +2E है, ठीक है। देन ड्रिफ्ट स्पीड VD ऑफ नेगेटिव आयंस इज V, ठीक है। नेगेटिव आयंस की हमें ड्रिफ्ट स्पीड V दी हुई है और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ पॉजिटिव आयंस हमें V/4 दी हुई है। तो हमें क्या करना है? करंट फ्लोइंग थ्रू द पाइप कैलकुलेट करना है, ठीक है। पेन पेंसिल सब रख दो, मेरे तरफ ध्यान दो। एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन समझो या थोड़ा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, तुम पाइप करते थे, लो तुम्हारा पाइप आ गया, ठीक है। एक इंसुलेटिंग पाइप है। क्या किया? ये पूरा तामझाम अटैच कर दिया, बैटरी अटैच होगी, पूरी अटैच होगी, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। उसमें क्या बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V अप्लाई करने के बाद, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V अप्लाई करने के बाद दो टाइप के आयंस हैं, ठीक है। अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा होगा, तो जो निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन वाला आयन है वो कहाँ फ्लो हो रहा होगा? इस तरफ फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाला कहाँ फ्लो हो रहा होगा? इस तरफ फ्लो हो रहा होगा, +2E, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है? दोनों की इंडिविजुअल ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ लिखी है और हमें क्या पूछा है? करंट निकालना है फ्लोइंग थ्रू द पाइप। क्या करना है? बस बेसिकली इसकी वजह से करंट लिखना है, इसकी वजह से करंट लिखना है। और करंट क्या होगा? माइनस नहीं होगा, ऐड होगा। करंट कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो IE इसका करंट इसकी वजह से क्या करंट होगा? NEA, ठीक है, NEA VD, इसकी वजह से VD कितना लिखा हुआ है हमारे पास? V, ठीक है, NEA V। और 2E की वजह से कितना लिखा है हमारे पास? VD NEA, इसकी वजह से VD कितना लिखा है? V/4। बस इन दोनों को ऐड कर देना है, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अरे कितना छोटा सा आंसर था, टफ नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना सा आंसर। ये आया है, बताओ तुम्हें, ये आया है JEE मेंस में। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, आ गए तुम्हारे मार्क।
ओहो कॉन्ग्रेचुलेशन, नीट वालों ने JEE का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वाह मज़ा आ गया, नाचो। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। कितना ईजी था ना, है क्या नहीं ईजी, हाँ या ना बोल, है कि नहीं ईजी, बता तू मुझे, है ना ईजी। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ईजी लग रहा है, ईजी लग रहा है। हाँ, अगर फेंकू क्या एक मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन अब भी? नहीं नहीं सर, नहीं सर, हम तो नादान बच्चे हैं। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन। क्या करना है तुम्हें? रेशियो कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का, L/R का। पहले लेफ्ट का फिर राइट का, पहले इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो फिर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, दोनों का रेशियो बताओ, कमेंट करो। होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन का एक ही रूल, कमेंट करेंगे, फोटो निकालेंगे और डिस्कशन ग्रुप पे डालेंगे। डिस्कशन ग्रुप क्या है? डिस्कशन ग्रुप हमारा जीता जागता प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल है। कहाँ मिलेगी उसकी लिंक? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसकी लिंक। क्या करेंगे? उसको ज्वाइन करके प्रमोट हो जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। स्वाहा। ठीक है, लेफ्ट का और राइट का निकालो, दोनों के ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंपेयर करके रेशियो बताओ। ठीक है, हो गया इतना सॉल्व? ठीक है, करो इसको सॉल्व। आओ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है हमें, करंट डेंसिटी नामक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है। क्या है डेंसिटी? बेसिकली कुछ भी नहीं, पर यूनिट एरिया में हम निकाल रहे हैं वही डेंसिटी हो जाएगी। तो मतलब कितना करंट कितने एरिया में फ्लो हो रहा है वो करंट डेंसिटी होता है। अब ये करंट डेंसिटी इजाद ही क्यों किया गया? करंट तो हमारे पास था, क्यों चूल मची तुम्हें कि करंट डेंसिटी लाया जाए? हुआ क्या था बेटा, देखो ये बात है ना, बहुत छोटी छोटी बात है, कोई बताता नहीं है, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है फील लेने के लिए। करंट डेंसिटी इसके लिए आई थी क्योंकि हमने पढ़ा करंट ना स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट की है ना डायरेक्शन भी सही से डिफाइन नहीं कर पाते थे क्योंकि वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता था। तो ना हम उसको वेक्टर की फॉर्म में लिख पाते थे। जितनी भी इक्वेशंस आती है ना, जैसे डॉट प्रोडक्ट्स क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिख पाते हम करंट का। आई के साथ आप कभी नहीं देखोगे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है या क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इस वजह से हमारे जैसे फिजिसिस्ट लोगों को कुछ चुल मची कि यार ऐसी क्वांटिटी की ज़रूरत है हमें जिसके पास कुछ तो हो, जिसके पास क्या हो, कुछ तो हो जिससे हम उस क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कर सकें। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, चुल मचा के क्या कर दिया, एक करंट डेंसिटी निकाल दी। क्या की करंट डेंसिटी? मतलब बेसिकली कुछ नहीं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए में कितना करंट फ्लो हो रहा है वही करंट डेंसिटी है। तो J=I/A, यही आपकी करंट डेंसिटी। J=I/A, यही आपकी करंट डेंसिटी है। अब इसमें गेम कब खेला जाता है? यहाँ पे जो करंट है ना, और ये जो आई है, जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वही हमें करंट लेना होता है या वही हमें क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ता है जो करंट के परपेंडिकुलर हो। करंट डेंसिटी में हमें वही एरिया लेना पड़ता है जो आपके करंट के परपेंडिकुलर हो। गेम तब बदल जाता है जब आपका एरिया ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दे दिया जाए, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एरिया दे दिया जाए, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या करेंगे हम? तो कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली परपेंडिकुलर वाला हम लेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे हम कि परपेंडिकुलर एरिया कितना आएगा उसका। ठीक है, जैसे देखो ये है आपका करंट, यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपको A' दिया हुआ है, ये आपको A' दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो J लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? करंट अपॉन एरिया लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर वाला एरिया लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर वाला एरिया। तो इसका परपेंडिकुलर वाला एरिया कौन सा आएगा? ये वाला। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लिखेंगे हम। कौन सा आएगा वो? क्या आएगा वो? बोलो बोलो भाई। J=I/A cos थीटा, ये वाला लिखेंगे हम, जो इसके साथ चलेगा। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, फिर I को हम क्या लिख सकते हैं? J.A cos थीटा। अच्छा, JA cos थीटा, JA cos थीटा, ये क्या हमें A.B cos थीटा जैसा दिख रहा है? हाँ, यही है वो, इसी वजह से तो आया है बेसिकली आपका करंट। अच्छा, ये समझ में आया ना तुम्हें? बेसिकली तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे वो लेना है जो करंट के साथ हो। जैसे देखो यहाँ करंट फ्लो हो रहा था, तो तुम्हें वो एरिया लेना है जो उसके पैरेलल, बोलो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, बेसिकली ये तुम्हें एरिया लेना है वहाँ पे। अब वो कैसे लेंगे? अगर टेढ़ा हो तो उसके अलाइन, उसका अलॉन्ग वाला लो, थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा कर दिया जाए तो उसका अलॉन्ग वाला लो। ठीक है, I=JA cos थीटा आ गया। अब ये JA क्या बताया मैंने तुम्हें अभी? ये है डॉट प्रोडक्ट। तो I=J वेक्टर डॉट A वेक्टर। इसको इस तरह से लिखने के लिए ही पूरा ये करंट डेंसिटी को ईजाद की गई है। ठीक है, अब एक काम करो, थोड़ा हम इंटीग्रेशन के लिए, समझने के लिए एक स्मॉल सेगमेंट पकड़ लेते हैं। ये क्या हुआ? ठीक है, अब एक काम करो,
अब थोड़ा सा समझने के लिए स्मॉल सेगमेंट को एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट पकड़ लेते हैं। छोटे से एरिया में अगर छोटा सा एरिया है, मान लो ये छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया है, तो करंट भी छोटू सा फ्लो होगा, डी आई फ्लो होगा, ठीक है। करंट डेंसिटी चेंज होगी क्या यार, वो तो कांस्टेंट यूनिट है यार, हाँ या ना बोल। करंट डेंसिटी चेंज होगी क्या, नहीं, क्योंकि टोटल करंट कितने एरिया में फ्लो हो रहा है वो थोड़ी चेंज होने वाला है, ठीक है। वो करंट डेंसिटी सेम रहेगी यार। जैसे किसी भी बॉडी की डेंसिटी होती है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी होती है, वो चेंज होती है क्या, नहीं होती है ना। इतना सा पानी लो या इतना सारा पानी लो, डेंसिटी वही रहती है ना, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, डी आई इक्वल्स टू जे डॉट डी ए लिखेंगे, दोनों जगह इंटीग्रेशन लगाएंगे तो जे का इंटीग्रेशन डी ए के रिस्पेक्ट में हमें करंट देगा, ठीक है। आई गया इतनी बात समझ में। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले कोई बच्चे डिप्रेशन में आ गए होंगे, क्या सर डेफिनेशन नहीं लिखी हमने, नोट्स बनाने हैं हमें। अरे सर नोट्स नहीं बनाए हमने, कलरफुल नोट्स बनाएंगे, उसको कलर करना है हमें, कलर करेंगे, अलग अलग पेन से लिखेंगे, सुंदर से नोट बनाएंगे, उसको फ्रेम करके चिपकाएंगे, नहीं, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए डिप्रेशन में मत आओ, लिखवाता हो, ठीक है। करंट डेंसिटी इट इज़ नथिंग बट current flowing per unit cross section area of the conductor. It is nothing but it is the current flowing per unit cross section area of the conductor. Current density is a vector in the direction of current flow. जो current flow का डायरेक्शन रहेगा वही current density का डायरेक्शन रहेगा, and it is denoted by this, ठीक है, सिंबल J के ऊपर सू 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 सू, ठीक है। J के ऊपर वेक्टर लगा दो, J वेक्टर, ठीक है, उससे करंट डेंसिटी। चलो आओ फटाफट एक क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a current is flowing through a cylindrical conductor of radius r such that current density at any cross section is given by this, ठीक है। एक कुछ नहीं है, करंट फ्लो हो रहा है, बोलते हैं कंडक्टर से जिसका रेडियस r है, ठीक है। करंट डेंसिटी इससे दी हुई है, r इज़ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। r क्या है, बेसिकली रेडियल डिस्टेंस से एक्सिस से, ठीक है, ऑफ सिलेंडर। कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब क्या है यार, बेसिकली क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा हो वो निकालना है। अभी हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए। अच्छा, अब जे वेक्टर हमें दिया हुआ है, जे की वैल्यू कितनी दी हुई है, जे नॉट 1 माइनस आर बाय आर, ठीक है। अब उसको हमें बस डी ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। करो, कहाँ से करोगे मूर्खुड, ये क्वांटिटी आर में है और डी ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे, ऐसे होता है कि डी ए के रिस्पेक्ट में, समझो ये बात है ना, पता होनी चाहिए तुम्हें कि अब डी ए आ गया है, आर है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन नहीं पता है तो अब समझो कैसे करते हैं इसको। क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक समझो ये एक तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, जिसका टोटल रेडियस आर था, ठीक है, जिसका टोटल डिस्टेंस आर था। अब मैंने क्या किया, वो एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया इसमें से, एक छोटू सा पार्ट निकाल लिया इसमें से, मान लो ये वाला, ठीक है, एक छोटू सा पार्ट निकाल लिया, ये वाला एक छोटू सा पार्ट निकाल लिया मैंने। अब मुझे ये छोटू से पार्ट में, बेसिकली ये छोटू से पार्ट में, ये लो इतना, ये वाला पार्ट ले लो, इसको समझो बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ये छोटू से पार्ट में मेरे को बेसिकली निकालना है, छोटू से पार्ट में मेरे को क्या निकालना है, बेसिकली इसका एरिया। तो छोटू से पार्ट का मान लो डिस्टेंस सेंटर से आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है। तो एरिया क्या होता है, बेसिकली इसका जो सरकमफ्रेंस, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना हुआ, फिर 2 पाई आर हुआ इसका सरकमफ्रेंस। और ये छोटू से डिस्टेंस की जो विड्थ है, ये जो छोटी सी इसके डिस्टेंस की विड्थ है, इसको हम पकड़ लेंगे डी आर। इसको क्या पकड़ लेंगे हम, डी आर। तो इसका जो डी ए हुआ वो क्या हुआ, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर डॉट डी आर। तो इसका जो एरिया हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे हम, एरिया ही निकाल रहे थे ना। तो इसका जो डी ए हुआ उसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर डॉट डी आर, ये लिखेंगे अब इसका एरिया। बस कुछ नहीं, ये डी ए को, ये डी आर वैक्टर इससे रिप्लेस कर दो 2 पाई आर डॉट डी आर से। आपका फाइनली क्या बनेगा, जे नॉट 1 माइनस आर बाय आर इंटू 2 पाई आर डॉट डी आर। अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब हो जाएगा डी आर के रिस्पेक्ट में सॉल्व, ये अब तो हो जाना चाहिए डी आर के रिस्पेक्ट में सॉल्व, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, करना है कि मैं ये भी सॉल्व करके दिखाऊँ क्या, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या आएगा फिर भैया, ये आर को आर माइनस आर, ये आर को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, जे नॉट अपॉन आर इंटीग्रेशन आर माइनस आर, ठीक है, इतना लिख लिया, इंटू 2 पाई आर डॉट डी आर। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करना है मेरे को, लिमिट्स बताओ मेरे को कहाँ से कहाँ तक पुट करना है। 0 से लेके आर रेडियस तक पुट करना है। रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द वेयर आर कैलकुलेट टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। पूरा निकालना है 0 से लेके आर तक, ठीक है, 0 से लेके आर तक पूरा निकालना है, ठीक है। अब आई को, इसको यार इतना तो सॉल्व कर सकते हो तुम, कैसे सॉल्व करेंगे, जे नॉट अपॉन आर इंटीग्रेशन, ठीक है,
2 पाई आर आर, इसको यार क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली कुछ नहीं, ये पूरे इसको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, ठीक है, 0 से लेके आर। अब इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हो यार, इतना तो इंटीग्रेशन हो जाएगा तुमसे। क्या आएगा बेसिकली जे नॉट अपॉन आर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 3, ठीक है, कहाँ से 0 से आर, ठीक है, ये हो गई तुम्हारा फाइनल। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ या ना बोल यार, मैं जब भी कैलकुलेशन करने जाता हूँ तू इधर उधर क्यों भटक जाता है, मेरी तरफ देखा कर, ठीक है यार, मेरी तरफ देखो तुम लोग, लड़का लड़की सब लोग मेरी तरफ ही देखो, मैं ही हूँ यहाँ पे तुम्हारे पास मॉडल, मुझे ही देख के पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, मेरी तरफ देखो। आई के बाद इतनी समझ में, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, 0 से लेकर आर तक ही पुट करो। कंसेप्ट समझ में आया क्या? बेसिकली मुझे ये बताना था कि डी को कैसे रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रेशन की थोड़े महारती बनो, बहुत आसान होता है इंटीग्रेशन, इससे डर मत पैदा करो। डी को रिप्लेस करने का कितना अच्छा तरीका बताया मैंने। छोटे से पार्ट का एरिया निकालना है हमें टोटल आर डिस्टेंस पता है, तो सरकमफेरेंस से वो छोटे से पार्ट की जो विड्थ है डी आर, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्या किया हमने? उससे टोटल मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आया क्या इतना समझ में आपको? चलो आ गया होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, वो क्वेश्चन का बस सेंस था तुम्हें इंटीग्रेशन बताना है, कुछ क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं था, इंटीग्रेशन था बेसिकली, ठीक है। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत पसंद है मुझे ये क्वेश्चन। थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करता है, मैथ्स भी क्लियर करता है, ठीक है। क्या दिया तुम्हें? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली, ठीक है। क्या बताया तुम्हें? लीनियर वर्ड पे ध्यान दो कि लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब अगर दो ऐड हो रहा है तो दो ही ऐड होगा। जैसे मान लो 1 के बाद 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, मतलब अरिथमेटिकली ही ऐड हो रहा है, लीनियरली ही ऐड हो रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? लीनियर ऐड होता है ना, तो वैसे लीनियरली ऐड हो रहा है। रेडियस आपका लीनियरली बढ़ रहा है ए से लेके बी तक, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? करंट डेंसिटी निकालना है, डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तुम्हें क्या करना है? बेसिकली करंट डेंसिटी निकालना है एक कोई भी डिस्टेंस x पे लेफ्ट हैंड से, यहाँ से तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। इसको देखो, इमेजिन करो ये लेफ्ट हैंड है तुम्हारा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है तुम्हारा, ये राइट हैंड है। इमेजिन क्या करो, वही है, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और उसने बोला है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है ए से लेके बी तक, और तुम्हें टोटल लेंथ एल दी हुई है, और तुम्हें क्या करना है? किसी x डिस्टेंस के बाद कितनी करंट डेंसिटी होगी वो निकालना है। अब देखो यहाँ पे करंट डेंसिटी सेम क्यों नहीं है, बात समझना। यहाँ पे करंट डेंसिटी सेम क्यों नहीं है? क्योंकि एरिया कंटिन्यू चेंज हो रहा है। करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। एरिया अगर कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो करंट डेंसिटी भी चेंज होगी ना बेटा, ठीक है। इसके लिए करंट डेंसिटी हमें निकालना है। अब करंट डेंसिटी एक्स पे कैसे निकालेंगे? देखो कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले तो जो तुम्हें पता है वो लिख लो। तुम्हें क्या पता है? करंट डेंसिटी इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया। एरिया क्या हो सकता है? अब सिंपल सा है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर दिख रहा है तो एरिया क्या लिखेंगे हम? पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हें क्या चाहिए? बेसिकली किसी x डिस्टेंस r पे करंट, x डिस्टेंस पे तुम्हें करंट डेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पे क्या तुम्हें एरिया पता होना चाहिए। अब यहाँ का एरिया कैसे निकालें? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अब इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे। अब बेसिक सी बात है कि यहाँ पे बोला गया है लीनियरली चेंज हो रहा है, तो x डिस्टेंस के बाद का जो रेडियस होगा r, वो क्या होगा? बेसिकली a प्लस जो भी डेल्टा एक्स होगा, मतलब जितना भी उसके एरिया में चेंज आएगा वही। अब हमें डेल्टा एक्स निकालना है कि कितना चेंज आया होगा एरिया में। क्या है यार ये ए मतलब पहले इनिशियल वाला, और कितना चेंज आया वो एक्स चलने पे, रेडियस में कितना चेंज है, कितना रेडियस बढ़ गया, वही है ये डेल्टा एक्स, कितना रेडियस बढ़ गया। अब वो कैसे निकालेंगे? अगर लीनियरली चेंज हो रहा है बेटा तो बता, एल डिस्टेंस चलने में कितना चेंज हुआ? बी माइनस है। एल डिस्टेंस चलने में कितना चेंज हुआ? बी माइनस है। तो x डिस्टेंस चलने में कितना चेंज होगा? x डिस्टेंस चलने में कितना चेंज होगा? तो डेल्टा x विल बी x इंटू बी माइनस ए इंटू एल, यही तुम्हारा x है। तो r कितना हो गया तुम्हारा? a पहले वाला, और उसमें ऐड कर दो, उसमें क्या ऐड कर दो? x इंटू बी माइनस ए इंटू एल, बस इतना ही था। और इसको उठा के ये आर स्क्वायर में पुट करना है तुम्हें, इसको उठा के ये आर स्क्वायर में पुट करना है। क्वेश्चन लगता टफ है, था नहीं टफ, लीनियरली चेंज हो रहा था। तो अगर 10 मीटर चलने में इतना चेंज हुआ तो 5 मीटर चलने में कितना चेंज होगा? अगर 10 मीटर चलने में 100 का डिफरेंस आता है तो 5 मीटर चलने में 50 का ही डिफरेंस आएगा ना। यही चीज़ किया है हमने। एल चलने में बी माइनस ए, तो एक्स चलने में कितना, और हमने क्या किया? डेल्टा एक्स को ऐड ही करना पड़ेगा ना, पहले ए था फिर ये डेल्टा आर ऐड करना पड़ा ना हमें, डेल्टा एक्स बेसिकली। बस इसको उठा के पुट कर दो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। ये क्यों करवाया? फाइनल आंसर निकालने के लिए नहीं, कंसेप्ट बताने के लिए लीनियरली कैसे चेंज होता है, ठीक है। आया बात समझ में?
यार देखो, मुझे भी पता है इतने क्वेश्चंस करके तुम्हें लग रहा होगा क्यों करवा रहा है, प्रैक्टिस चाहिए मुझे नहीं मतलब कि वो दूसरे टीचर किसका कॉपी करके पढ़ा रहे हैं, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। ये लेक्चर धीरे करेंगे लेकिन पूरा करेंगे, टेंशन मतलब बहुत टाइम है हमारे पास। अच्छा, टाइम से मुझे याद आया, दिवाली आ रही है, दिवाली की छुट्टियाँ भी लगेगी, ठीक है। कल तुमको नीटरों के शेड्यूल में पता चल जाएगा दिवाली की कितनी छुट्टियाँ होने वाली है, तुमको 3-4 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। देखो, ये 3-4 दिन घर जाके टाइम पास करके मतलब नहीं है, ये 3-4 दिन में तुम्हारा बैकलॉग कवर होना चाहिए। हाँ या ना बोल, सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बात बोल रहा हूँ यार। एक दिवाली सुधार के कोई मतलब नहीं है, ये दिवाली एंजॉय कर लो कि अगले 10 साल 20 साल की दिवाली एंजॉय करना है हमें। सही बात है कि नहीं बात है? अभी की दिवाली एंजॉय कर लोगे तो उसका ये मतलब नहीं कि अगले 10 साल की दिवाली एंजॉय करनी ही मिलेगी, नहीं। तो क्या करो, जहाँ पे भी हो दिवाली में जाके हाथ जोड़ो, मम्मी पापा के पैर पड़ो, पूजा कर लो, जाके टाइम पास मत करो, 7-8 दिन वेस्ट मत करो, अपने बैकलॉग क्लियर करो, जितना पढ़ाया गया रिवाइज़ करो, बैकलॉग क्लियर करो और पढ़ लो, ठीक है। हाँ यार, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ यार? मेरे भले के लिए नहीं है, तुम्हारे भले के लिए है। क्या मेरा फ़ायदा होगा? क्या मुझे पैसे मिलेंगे? क्या मुझे तुम्हारे मार्क्स मिलेंगे? नहीं, तुम्हारा फ़ायदा होगा। इसके लिए बोल रहा हूँ दिवाली के समय बैकलॉग क्लियर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अब देखो, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी तक हमने क्या किया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में करंट स्टैब्लिश कर दिया रिलेशन। अब क्या करते हैं हम, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में थोड़ा बहुत रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यार क्या है करंट डेंसिटी? हमें सबसे पहले होता है करंट क्या होता है, I=NE/VD, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी क्या होता है, I/A, ये होती है हमारी J। तो क्या ये A को मैं नीचे लेके आ जाऊँ, I/A=NE/VD, यही हो गया J=NE/VD। क्या यही है हमारा J? लेकिन इतने से में हमारा काम नहीं होगा, थोड़ा एक और चीज़ देख। अब क्या चीज़ देख तू इसमें, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं था, हम ये स्टैब्लिश क्यों कर रहे हैं, एक चीज़ दिखाने के लिए तुमको। क्या चीज़ दिखा रहे हैं? करंट डेंसिटी क्यों हमने बनाया? सबसे पहले तुमको बताया करंट डेंसिटी क्यों बनाया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी चाहिए थी। अब एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं तुमको, अध्याय दिखाना चाहता हूँ। देखो क्या है, J=NE। VD का क्या फॉर्मूला था जो हमने सबसे पहले लेक्चर, कल पिछले लेक्चर के एंडिंग में और आज लेक्चर की शुरुआत में पढ़ा? क्या है हमारे पास VD का फॉर्मूला? E/τ/m, यही है हमारे पास, ठीक है। VD को मैंने रिप्लेस कर दिया, J क्या आ गया, NE² E/τ/m। क्या ये आ गया मेरे पास? अब मेरे को देखो, अगर मैं एक कंडक्टर एक फिक्स कर लूँ और टेम्परेचर फिक्स कर लूँ तो क्या मास सेम हो गया? क्योंकि मैंने एक कंडक्टर फिक्स कर लिया, एक मटेरियल फिक्स कर लिया, मास सेम हो गया। क्या टाउ फिक्स हो गया रिलैक्सेशन टाइम में? हाँ या ना बोल। सही, ये भी फिक्स हो गया क्योंकि टेम्परेचर फिक्स कर लिया मैंने। एन, एक कंडक्टर फिक्स कर चुका, एक मटेरियल फिक्स कर, तो एन चेंज नहीं होने वाला, टेम्परेचर सेम है। ई तो यार कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो क्या ये सब ताम झाम को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, NE² τ/m इंटू ई? ये क्या मैं ताम झाम को सही कर देता हूँ? तो किसी एक टेम्परेचर पे और किसी एक कंडक्टर के लिए, किसी एक मटेरियल के कंडक्टर के लिए क्या ये पूरा ताम झाम कांस्टेंट रहेगा? हाँ रहेगा। तो तेरे नहीं बोलने से नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, तेरे नहीं बोलने से भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। तू नहीं बोल या हाँ बोल, ठीक है, हाँ ही बोलना पड़ेगा। मैं जो बोलूँगा, मैं डिक्टेटर हूँ, ठीक है, यहाँ का जो मैं बोलूँगा वही होगा, ठीक है। NE² J/m, J नहीं है यार, वो टाउ है, वो τ/m, ठीक है। टाउ मैंने गलत ड्रॉ कर दिया इसलिए तुमको J लग रहा है, वो टाउ है, वो ये टाउ होता है, ये टाउ। दो J क्या कर रहे हैं कि कोई तो एकदम ही कंफ्यूज बौखला गया होगा, ये दो J क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पूरा तामझाम है इसको हम ये लिख देते हैं, इससे सिग्मा से लिख देते हैं, और इसको E, ठीक है। ये सिग्मा की क्या क्वांटिटी है, सिग्मा = NE² τ/m, ठीक है। तो ये बताता है, ये जो सिग्मा है ये क्या है, कंडक्टिविटी कहलाती है। ये कंडक्टिविटी है, इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक किसी टेम्परेचर के लिए और किसी एक कंडक्टर के लिए आपका जो करंट डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिकल या आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। इससे एक और चीज़ मैं आपको लिखा के देना चाहता हूँ, वो क्या लिखा के देना चाहता हूँ, ये कि कंडक्टिविटी समझो, ये जो कंडक्टिविटी है ना, ये एक मटेरियल की और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये करंट डेंसिटी के बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगी? नहीं। क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड से बढ़ाने की वजह से बढ़ जाएगी? नहीं। ये इसका इंपॉर्टेंस इसके लिए है कि कंडक्टिविटी है ना, किसी अगर हमने टेम्परेचर और किसी मटेरियल फिक्स कर लिया ना, तो शेप साइज़ पे डिपेंड नहीं करती है। अभी समझाता हूँ, इसका एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा तुम्हें, तार खुलेंगे इसके।
कि कंडक्टिविटी ना किसी की शेप साइज़ पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल, जो आपका मटेरियल है उसके नेचर पे, मतलब बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हो आप, इस पे क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका क्या डिपेंड करेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा मास, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा एन, ठीक है। और दूसरा टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा यार, रिलैक्सेशन टाइम कैसे डिपेंड करता है यार, तू ही बता। अगर तुझे ज़्यादा आग लगाऊंगा तो तेज़ भागेगा ना, पीछे से तेरे पीछे आग लगा दूंगा और तेज़ लगा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो तेज़ भागेगा यार, सिंपल सी बात है। इससे और समझो, तुम्हारा एग्जाम कल है तो आज अच्छी पढ़ाई होगी या नहीं होगी, होती है। कंपेरेटिवली जो तुम 1 महीना पहले पढ़ रहे थे उससे ज़्यादा पढ़ाई होगी ना आज 1 दिन पहले, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पीछे आग लगी हुई है। बेसिकली इसी वजह से कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल। तुम्हारे पागल एनटीए वाले के लिए क्वेश्चन है, ये आ सकता है, हल्के में मत लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका पूरा कंसेप्ट इसके ऊपर लगाओ, रिलेशन निकालो दोनों क्वांटिटीज़ में, दोनों का एरिया A1 A2 है, I1 I2 है, VD1 VD2 है, J1 E1 E1, ठीक है। अभी हमने बताया था कि J1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट डेंसिटी, इसकी ज़्यादा कि इसकी ज़्यादा, करंट किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा कि इसका ज़्यादा, A किसका ज़्यादा, VD किसका ज़्यादा, J किसका डाला, निकालो, अभी निकालो, ठीक है। कमेंट लिख लिया कमेंट, मैं बताऊँ अब, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड है, सबसे पहले तो यही दिख रहा है मुझे कि एरिया A2 ज़्यादा होगा A1 से, ये मुझे दिख रहा है। फिर उसके बाद अगर यार पोटेंशियल डिफरेंस सेम अप्लाइड है तो करंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका एरिया ज़्यादा है उसका, कि जिसका एरिया कम है उसका। ओ मूर्खो, दोनों का सेम रहेगा। I1 विल बी इक्वल्स टू I2, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो सेम है, रेट ऑफ फ्लो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस एक ही अप्लाइड है, रेट ऑफ फ्लो सेम है, ठीक है। I1 विल बी इक्वल्स टू I2। अब बताओ मुझे J का रिलेशन बताओ। J क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। तो अगर एरिया जिसका ज़्यादा है, J उसका क्या कम होगा, तो क्या J2 मेरा कम होगा J1 से, यस बिल्कुल। करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी किसमें, J1 की करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी J2 के कंपैरिजन में। फिर अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी हमने इस्टेब्लिश किया, अगर एक कंडक्टर है, एक ही टेम्परेचर है, तो करंट डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी E2 की ज़्यादा होगी E1 की ज़्यादा होगी E2 से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो तुम्हारे यार बाएं हाथ का खेल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, NEAVD, एरिया ज़्यादा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी आएगी बताओ ज़रा मुझे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी आएगी बताओ बताओ बताओ। अच्छा, उससे भी अच्छा मुझे ये बताओ, अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन स्टैब्लिश किया था, उससे सॉल्व करो ना मूर्खो। फिर ये हमने जो स्टैब्लिश किया था ये वाला J इक्वल्स टू NEAVD, तो वो लगा लो यार, बात एक ही है। जिसका J ज़्यादा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा, तो VD2 इज़ स्मॉल दैन VD1, यही है, ठीक है, ठीक है। ये हो गई आपकी बात। देखो, मैं लेक्चर को ओम्स लॉ भी शुरू कर सकता था, आज हम और पढ़ते थे, ओम्स लॉ भी शुरू करते थे, बढ़िया, बहुत फील दिलाता था तुम्हें ओम्स लॉ। अभी तक तो यार बेसिक बातें थी यार, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने के लिए भी नहीं था, पूरा मेन फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया था। आज बेसिकली हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, और छोटे छोटे रिलेशंस निकाल रहे थे। ये रिलेशंस तुम्हें आने चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन फेंक के मार सकते हैं वो। आज हम ओम्स लॉ शुरू कर सकते थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यार बीच में थोड़ा ब्रेक आएगा, वो ब्रेक की वजह से तुम्हारा जो है ना रिदम ना टूटे, इस वजह से हम बात करता हूँ कि हमारा ओम्स लॉ का लेक्चर नेक्स्ट रिलीज़ होता है या दिवाली के बाद रिलीज़ होता है। अगर नेक्स्ट रिलीज़ होता है तो हमें करना ही पड़ेगा, अगर दिवाली के बाद रिलीज़ होता है तो बल्ले बल्ले, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस को एक एक बार फिर से लगाओ। एक्स्ट्रा अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँगा कब एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है। अभी इतना ही करो तुम, और उसके बाद पढ़ते रहो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए पढ़ना। दिवाली की छुट्टियों में मैं एज अ बड़ा भाई तुम्हारा, एज अ फ्रेंड समझ लो, एज अ भाई समझ लो यार। इफ़ यू वांट टू रीच समवेयर ना, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, ठीक है ना। दिवाली, दशहरा, फ्रेंड्स सब आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सीरियस हो जाए तो क्या होता है, थोड़ा सीरियस होकर हम पढ़ लें। ये 1 साल पढ़ लेंगे तो अगले 10-20 साल तुम्हारे लाइफ के सेफ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहना है, थोड़ा बहुत इन्जॉय करो, बढ़िया माँ बाप के साथ रहो, लेकिन चिल आउट रहो, ठीक है, पढ़ते भी रहो साथ में। और मेरा जो कल का कोट था कि टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुमारो इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसको याद रखना, ठीक है। फसल करते रहना। आज कम लेक्चर देख रहे होंगे और कल और कम हो जाएंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे तो बढ़ना ही है मेरा,
लेकिन तुम्हारा नुकसान होगा बेटा इसलिए, ठीक है ना। एक अच्छे टोन पे कंप्लीट करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर ओम्स लॉ के साथ। जितना पढ़ाया उसको रिवाइज़ कर लो फटाफट, ठीक है। चलो फिर टाटा बाय बाय।